रमेश जी, आप केंद्रीय विद्यालय में रहे हैं, आप केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में मतलब आज के बच्चे देख रहे होंगे और आपने अपने स्टूडेंट देखे होंगे, तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि वो अखबारों को कैसे लेते हैं, अखबार पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हैं हाँ कि नहीं हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो बच्चे खुद ही न्यूज तैयार करके लाते थे। और उसमें ये हुँ, होता हुँ, था हुँ। कि भाई आप 1 मिनट वर्ल्ड न्यूज को देंगे, 2 मिनट इंडिया की न्यूज को देंगे। अब आप सोचिए कि अगर आज की डेट में यही कार्यक्रम किसी केंद्रीय विद्यालय को कराना हो तो अंग्रेजी में तो फिर भी ठीक है। हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, द टेलीग्राफ है, ऐसे तमाम अखबार हैं जिनमें थोड़ी बहुत स्पाइन बाकी है। जब उसको हिंदी खबरें पढ़ना होगा तो वो कहाँ से पढ़ेगा? हिंदी के तो अखबार ही मर गए हैं, तो कोई जिंदा हाँ ही नहीं है सही। अखबार। मतलब केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो एक प्रकार से आजादी के बाद हुँ, की शिक्षा के द्वारा हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हुँ। इसकी एक कल्पना थी। ऐसा लग रहा है कि अखबार ये अपनी करोड़ों की जो इनका सब्सक्रिप्शन है, उनको ये बताना चाह रहा है कि सनातन का अपमान कर रहा है इंडिया गठबंधन। मतलब अखबार खुलकर बैटिंग कर रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, ऐसा ऐसा है कि आ, ये सब चीजें इंडस्ट्री है, सूचना और समाचार उनका एजेंडा नहीं है। तो आप तो इनसे बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए, इनसे उम्मीद कीजिए ही मत। इनका जन कल्याण इतना ही है कि विकलांग को दिव्यांग कह दिया, बस हो गया उद्धार। और क्या चाहते हो भाई? तुम्हारे अंगों को दिव्य कर दिया, और क्या चाहते हो? अखबारों में बिल्कुल एक सही। और, आपके उधर उत्तर प्रदेश का मुझे पता नहीं है, लेकिन हुँ, राजस्थान में कुत्ते को श्वान लिखने लग गए हैं। कुत्ते अच्छा। को हुँ, पागल श्वान ने एक बच्चे को काटा। जब आप हेल्थ केयर को एक इंडस्ट्री बना देंगे, हुँ, तो फिर आप दवा का कारखाना लगाएंगे इसलिए कि आपको हुँ, दवा बेचनी है और प्रॉफिट हुँ, कमाना है। तो फिर दवा बेचना और वो प्रॉफिट आपका उद्देश्य रह जाएगा। अदरवाइज भाई आप हुँ। वो तरीका अपनाइए जिससे लोग बीमार ही ना हो। हाँ, सही बात। लेकिन तब ये होगा, दवा इंडस्ट्री ये कहेगी भाई हम तो भूखे मर जाएंगे। अगर आप ऐसा तरीका अपनाओगे कि लोग बीमार ही न पड़े, तो हमारे हॉस्पिटल में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दवाइयों की इंडस्ट्री में इतना कर रखा है, तो उसका क्या होगा? ये बताइए, कौन धार्मिक नेता जो है वो मेहनत मजदूरी करता है? किस धर्म का है बताइए? किस धर्म का व्यक्ति वो मतलब चर्च में या मस्जिद में या मंदिर में या मठ में कौन खेती करता है, कौन नौकरी करता है? दूसरे ही तो उनके लिए सारा सब कुछ इंतजाम करते हैं, तो कौन अपनी सुविधा छोड़ेगा भाई? हमारा डीए जो है वो खा गए 18 महीने का केंद्रीय कर्मचारियों का, कि कोरोना में लग हुँ, गया पैसा। किसी एमपी की तो तनख्वाह नहीं रुकी कोरोना में, उसके भत्ते और अलाउंस तो कम नहीं हुए। हुँ, हुँ, हुँ। हमारा पेंशनर्स का 18 महीने का डीए खा गए। कि आपको कोरोना का टीका लगाया भाई, जबरदस्ती लगाया है तुमने, हमने तो नहीं कहा था तुम्हें, तो आपको टीका और लगाया तो लगाया। टीका का पैसा ले लिया है हाँ सरकार ने? पहले, अरे भाई 18 महीने का एरियर हमारा आप खा रखा है, वो कम से कम 20-25 हजार रुपया होगा। तो वो दो 25,000 रुपए टीके का भी। टीका लगाया? हाँ, बड़ा महँगा टीका लगाया। अपने अपने तरफ से कहाँ से लगाया भाई? हुँ, स्वागत है रमेश जी। मैं कुणाल पाठक और आप हैं आज का अखबार में। आपके अनुभव से मैं जानना चाहूँगा कि जो अखबारों की हेडलाइन्स हैं, जैसे मैं मेरे सामने इस समय दैनिक जागरण है, ठीक है? दैनिक जागरण की जो मुख्य खबर है मैं आपको बताता हूँ, सनातन का अपमान करने वालों को सम्मानित कर रहा INDIA, ठीक? दूसरी खबर है प्रियंका रायबरेली और राहुल अमेठी से लड़ेंगे, घोषणा आज संभव, ठीक है? तो आप अगर देखेंगे मतलब खबर देने का तरीका, तो उससे ये समझ हम्म। में आएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता पक्ष की ओर झुका हुआ अखबार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हुँ, है कि देखिए, अगर कहीं कोई
कमी है तो हम्म, आप उसे कमी की तरह से रेखांकित कीजिए। हम्म, अगर कोई चुनाव की जो आचार संहिता है उसके खिलाफ है तो उसको हम्म, उस तरह से अंडरलाइन कीजिए। जैसे सनातन की बात है तो हम्म, सनातन चुनाव का मुद्दा नहीं है और हम्म, सनातन पर बात करना चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है, हम्म। क्योंकि ये बातें ऐसी होती हैं जो चुनाव का मुद्दा नहीं होते हैं, ये व्यक्तिगत बातें होती हैं। धर्म आपका तो आपको व्यक्तिगत क्यों मामला लगता है, चुनाव का मुद्दा नहीं है धर्म। हम्म, हम इस बात पर चुनाव नहीं कर रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र रहेगा या सेक्युलर रहेगा, इसके ऊपर चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए ये बातें बेकार है, किया जाना भी और और उनको छापा जाना भी। और दूसरी बात रमेश जी ये है कि अ, मतलब ऐसा लग रहा है कि अखबार लिख रहा है अपनी तरफ से सनातन का अपमान करने वालों को सम्मानित कर रहा है INDI, ये इंडिया, इनको शर्म आती है इंडिया लिखने में, तो ये INDI ये लिखते हैं इसको। और फिर इसके बाद नीचे छोटा सा लिखा है मोदी बोले कांग्रेस देश विरोधी व नफरत के दो सेल्फ गोल कर चुकी। ऐसा लग रहा है कि अखबार ये अपनी करोड़ों की जो इनका सब्सक्रिप्शन है उनको ये बताना चाह रहा है कि सनातन का अपमान कर रहा है इंडिया गठबंधन। मतलब अखबार खुलकर बैटिंग कर रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, ऐसा ऐसा है कि आ, ये सब चीजें इंडस्ट्री है हम्म, और आप इंडस्ट्री से ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये मिशन नहीं है। अगर आप एक हॉस्पिटल खोलते हैं 150 करोड़ रुपए लगा करके, हम्म, तो बैंक से लोन ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो आपका मिशन नहीं हो सकता। आपका बिजनेस है और आप उससे प्रॉफिट की उम्मीद करें। इसीलिए आप ये देखिए कि जो न्यूज़पेपर या जो भी पब्लिशिंग हाउसेज हैं, जो भी मीडिया प्रिंट मीडिया वाले हाउसेज हैं, उन लोगों ने पत्रिकाएं निकालना बंद कर दिया है। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों हम्म, की, चाहे वो हिंदुस्तान हो, नंदन हो, साप्ताहिक हम्म, हिंदुस्तान हो, उधर हम्म, धर्मयुग, सारिका, माधुरी का, इधर कादम्बिनी, ये सब बंद हो गए। हम्म, तो जो एक वैचारिक बहस होती थी हम्म, पाठकों के बीच में, एक हम्म, विचार बनते थे पाठकों के, हम्म, वो पक्ष बिल्कुल गायब हो गया है। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा धंधा ज्यादा ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए ये हम्म, पत्रिकाएं निकालना बंद करो। क्योंकि जो साहित्यिक पत्रिकाएं होंगी वो कमोबेश विचार के ऊपर उसे आना ही पड़ेगा, विचार के ऊपर उसको चर्चा करनी ही पड़ेगी। आप देखिए, आपको मान लीजिए आज से 60 साल पहले की, 50 साल पहले की बातें आपको आपकी देखी हुई नहीं है, लेकिन हमें याद है कि अखबार में पाठकों के पत्रों का एक कॉलम हुआ करता था, वो कम से कम आधे पेज का जरूर होता था। तो पाठक आपकी नीति की, आपकी रीति की और आपकी गलतियों की शिकायत, समीक्षा कर सकता था। बिल्कुल, लेकिन आज पाठक क्या सोचता है, कहीं उसकी आवाज के लिए कोई जगह है? मेरे ख्याल से नहीं है। हम्म, इसी तरह से अखबारों में भी इस तरह के परिशिष्ट हुआ करते थे जो साहित्य को कवर करते थे। हम्म, पत्र पत्रिकाओं में भी 1 2 3 4 पेज पाठकों के पत्रों के हुआ करते थे। तो कम से कम वो अपनी बात कह तो सकते थे और लेखक भी उसके लिए जवाब देता था और संपादक भी जवाब देता था जैसा बनता था। लेकिन अब हम्म, एक तरफा मामला हो गया, मोदी जी के मन की बात की तरह से, कि जो हम्म, कुछ अखबार ने आपको परोस दिया, आप जानो, आपका काम जाने, महीने का इतना पैसा दे देना। वो अपना विज्ञापन से पैसा कमा लेगा, पाठक से उसका संवाद है ही नहीं। इसलिए आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए अखबार से कि वो आपकी सुन रहा है या सुनेगा। उसका अपना एजेंडा है, उसकी इंडस्ट्री है, उसको प्रॉफिट कमाना है और वो सारे काम उसके लिए करेगा। और
अब तो जो रही सही थोड़ी सी शर्म थी वो भी खत्म हो गई, थोड़ा सा लिहाज जिसको कहा जाता था। आप वो भी देखिए, खत्म हो गया। मैं शायद 58, 59 में, 57 में रामकृष्ण डालमिया जो इसके मालिक थे, बेनेट कोलमैन के, वो भारत इंश्योरेंस वाले केस में उनको सजा हुई 2 साल की। अच्छा, तब तब सजा हुई थी। हाँ, तब सजा हुई थी। ओके। उन्होंने क्या किया था कि वो एक भारत इंश्योरेंस कंपनी खोली, और उस समय बैंक भी प्राइवेट हुआ करते थे, इंश्योरेंस हम्म। कंपनियां भी प्राइवेट हुआ करती थीं, और वो जब चाहे नीरव मोदी की तरह से भाग जाया करते थे, सब डेरा डंडा उठा करके। अच्छा अच्छा। तो डालमिया ने जी भी जो भारत इंश्योरेंस का पैसा था वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की तरफ डाइवर्ट कर दिया उन्होंने, अपने फायदे के लिए। अब साधारण हम्म। आदमी, आज ही आपको पता नहीं है कि शेयर मार्केट में अंदर खाने क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी असली है या नकली है, तो उस जमाने में हम्म। कहाँ पता होगा लोगों को। वो तो एक हम्म। विश्वास होता था बिरला कंसर्न के, जिस तरह से आजकल वो निकलते हैं फिक्स डिपॉजिट इनवाइट करते थे वो, और हम्म। बाकायदा 3 साल में 1.5 गुना करते थे और लोगों को लौटाते भी थे। तो जो हम्म। विश्वसनीय थे उन लोगों का विश्वास था, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो लोगों के विश्वास का नाजायज फायदा उठाते थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बिरला जी के अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में, वो फ्रंट पेज हम्म। पर समाचार छपा। उन्हें लगता हम्म। था कि भाई ये इंडस्ट्री में भी हमारे राइवल हैं, हमारे हम्म। प्रतियोगी हैं, और मीडिया हाउस में भी हमारे प्रतियोगी हैं, तो वो उन्होंने उस तरह से उस समाचार को छापा। और एक हम्म। एक तरह से वो बड़े आनंदित हुए कि चलो भाई सजा हो गई 2 साल की। हम्म। लेकिन इतनी एथिक्स उस समय के संपादकों में बची थी कि हम्म। उस समाचार को नवभारत टाइम्स ने गायब नहीं किया, अच्छा। फ्रंट पेज पर नहीं छापा, लेकिन लेकिन गायब उसे नहीं किया। गायब नहीं किया, अंदर के पेजेस में हाँ उन्होंने छापा। हाँ 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 तो हाँ। इतना तो भाई वो अपना अखबार है तो अपने लिए इतना तो वो मतलब समझिए कि इतना पक्षपात तो चलेगा। लेकिन उस खबर को उन्होंने गायब नहीं किया। लेकिन आज हम्म। इतनी बेशर्मी से आप ये काम कर रहे हैं कि आ, मतलब वो एक तरह से अखबार को देख करके कुढ़न होती है, उबकाई आती है। जैसे मान लीजिए एक एक चेहरे को आप छाप रहे हैं, और हम्म। रोजाना आप आते ही अखबार का समाचार दिखने से पहले और फ्रंट पेज से पहले भी वो एक जैकेट उसकी बना देते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभु विराजमान होते हैं। अब रोजाना उसी प्रभु को आप विराजमान देखते हैं तो आपको कुढ़न होती है, उबकाई आने लग जाती है कि मैं इसके लिए अखबार खरीद रहा हूं क्या। उस समय के अखबारों में फ्रंट पेज के ऊपर पूरा का पूरा विज्ञापन किसी का कभी नहीं आया। वो आजकल हर अखबार में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दैनिक जागरण, नहीं तो जनसत्ता है, इन्हीं की बात। देखिए, ये 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 क्या होता है कि भाई आप अपने घर के सामने एक खंबा है या और कुछ छोटा सा स्थान है, उस पर आपने दे दिया, ये सारा का सारा लाल किला या विज्ञापन से पोत देंगे तो लाल किले का तो अस्तित्व खत्म हो गया ना। अरे भाई अंदर का पूरा पेज दे दो, नहीं चाहे। लेकिन एक अखबार को मैं टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाता हूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा दिखना तो चाहिए। वो दिखता है, कोई स्कूटर दिखता है, कोई पार्टी का गारंटी दिखती है, कोई फोटो दिखता है, डबल इंजन दिखता है, हम्म। तो बुरा लगता है। वो बिल्कुल अश्लील है, वो एक तरह का अश्लीलता है एक तरह की। अश्लीलता आपको लगता परोस ही नहीं भाई मतलब। अखबार पढ़ रहे हैं आप लगता है किसी का विज्ञापन देख रहे हैं आप। तो हम्म। इतना शर्म संकोच तो होना चाहिए। आप देखिए, जब 1997 में 50 साल पूरे हम्म। हुए थे आजादी के, हम्म। तो संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, हम्म। और उस समय लता मंगेशकर को भी शायद बुलाया गया था, मेरे वतन के लोगों भी शायद गाया गया था, क्या कुछ हुआ था। लेकिन एक ये बात उठी थी कि कोका कोला वाले इसको प्रायोजित करें। अच्छा। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और हम्म। कोका कोला उसे प्रायोजित करे,
और आपको संसद में कोका कोला का विज्ञापन दिखाई दे तो ये डूब मरने की बात है। ये वही हो गया कि आप रामलला के गले में और किसी बीड़ी का विज्ञापन टांग दें या किसी गुटखे का विज्ञापन टांग दें। व्यापार की कोई एथिक्स नहीं होती है। आपके बनारस में वो मेरे चाचा का लड़का वहां मैनेजर था, तो उसने एक डायरी मुझे दी। ज्ञानपुर में था वो, यूको बैंक में था। तो शिव पार्वती बीड़ी वालों की तरफ से छापी हुई डायरी थी। शिव पार्वती बीड़ी, उस समय किसी की भावना आहत नहीं होती थी, आराम से शिव पार्वती बीड़ी बिकती थी। अभी भी गणेश गुटखा बिकता है, वो खैनी वैनी बिकती है। लेकिन इतनी शर्म सरकार में थी कि उन्होंने 1997 में जो 50वीं वर्षगांठ थी उसमें कोका कोला को वहां से हटा दिया। वो इवेंट उन्हें स्पॉन्सर करने नहीं दिया। लेकिन भारत सरकार ने ही किया उसको। नहीं, अगर यही चलता रहा तो आप रामलला से पहले कुछ और देखेंगे। रामलला के दर्शन से पहले आप किसी लाला का विज्ञापन देखेंगे और वो किसी भी हद तक पहुंच सकता है। वो खैनी भी हो सकती है, वो दारू भी हो सकता है, वो कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है। तो मतलब कि पहले ये होता था कि बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए कि भाई अखबार पढ़ लो, लेकिन क्या अखबार की भाषा को आप कोई ऐसी भाषा मान सकते हैं जो कि एक विद्यार्थी को आप सजेस्ट करेंगे कि भाई उसको पढ़ के तू भाषा सीख ले? नहीं, बिल्कुल अखबार में कभी कोई नहीं। इस तरह की भाषा बची है क्या? नहीं, बिल्कुल न नहीं वो बची। हिंदी बची है, न वो इंग्लिश बची है, और भाषा की अशुद्धियां तो हैं ही उसमें। बात कहने के तरीके में भी बहुत सी अशुद्धियां मिलेंगी आपको। पहले अखबारों में गलत विज्ञापन नहीं आते थे, अब आप देख लीजिए। जब पटेल की मूर्ति विज्ञापन की करी तो स्थापना हुई आपने थी, जब पटेल की मूर्ति का वो वहां हुआ था उद्घाटन गुजरात में, तो उसका विज्ञापन अखबारों में आया था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और उसमें कम से कम 3-4 अशुद्धियां थी। भाई तुम्हारे पास बड़े बड़े अधिकारी हैं, हिंदी के जानने वाले हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, और विज्ञापन में भी अशुद्धियां। तुम्हारे पूरे पेज का विज्ञापन 4-4, 5-5 अशुद्धियां। लिखा था मैंने उसके बारे में, लेकिन अब वो इन चीजों पर ध्यान कौन दे? उन्हें भाई अपना एजेंडा चलाना है, भाषा उनका एजेंडा नहीं है, सूचना और समाचार उनका एजेंडा नहीं है। तो आप तो इनसे बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए, इनसे उम्मीद कीजिए ही मत। इनका जन कल्याण इतना ही है कि विकलांग को दिव्यांग कह दिया, बस हो गया उद्धार। और क्या चाहते हो भाई? तुम्हारे अंगों को दिव्य कर दिया, और क्या चाहते हो? अखबारों में एक और, आपके उधर उत्तर प्रदेश का मुझे पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में कुत्ते को श्वान लिखने लग गए हैं। वो कुत्ते को पागल श्वान ने एक बच्चे को काटा, तो अखबार में। हाँ, अखबार में श्वान। अब आप देखिए ये क्या है? ये क्या, ये शब्द मुझे तो उपयुक्त नहीं लगता। अरे भाई, श्वान के ऊपर बैठी हुई कोई देवी हो तो आप कह सकते हैं श्वान वाहिनी, चलो कुत्ता वाहिनी की तरह से, कुत्ता वाहिनी अच्छा नहीं लगेगा, श्वान वाहिनी कर दो आप, सिंह वाहिनी की तरह। लेकिन जहां कुत्ते ने काट खाया वहां श्वान ने काट खाया, मतलब वो साधारण आदमी, भाई कोई दूसरा कौन सा पशु आ गया? अरे कुत्ता समझाना है आपको, कुत्ते ने काट खाया, पागल कुत्ते ने काट खाया, और वो श्वान लिख रहे हैं वहां। अब ये कौन सी भाषा है? किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मेरी तो समझ में आता नहीं। अच्छा रमेश जी, आप केंद्रीय विद्यालय में रहे हैं, आप केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में, मतलब आज के बच्चे देख रहे होंगे और आपने अपने स्टूडेंट देखे होंगे, तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि वो अखबारों को कैसे लेते हैं, अखबार पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं है? हाँ। देखिए,
हमारे यहाँ मतलब केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो एक प्रकार से आजादी के बाद हम्म कि शिक्षा के द्वारा हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं हम्म। इसकी एक कल्पना थी। नई हाँ। शिक्षा नीति जो डीएस कोठारी कमीशन जो बैठा और उसके आधार पर जो शिक्षा नीति आई वो हम्म केंद्रीय विद्यालयों ने सबसे पहले अपने यहाँ लागू की। और उसका मकसद एक तो ये था कि भाई जैसे डिफेंस वाले जो लोग हैं उनका बार बार हम्म। ट्रांसफर हो जाता है, कश्मीर से सीधा आसाम हो गया, तो सब कुछ बदल जाता था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। तो ये सोचा गया कि भाई ऐसा कोई ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि उनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हम्म। तो उन्होंने जो ये सेना की जहाँ छावनी वगैरह थी वहाँ स्कूल हुआ करते थे, डिफेंस के हम्म स्कूल थे वो, तो उन 20-22 स्कूलों को उन्होंने टेक ओवर किया और वहां से हम्म वो सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से शुरू किया। और वो जो कोठारी कमीशन का सिलेबस था वो उन्होंने इस पर लागू किया। और वो हम्म। सिलेबस बाकायदा एनसीईआरटी ने बनाया, पूरे राष्ट्र को ध्यान में रख करके बनाया। कि पहले जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ा करते थे अपने जमाने में, हम्म। तीसरी चौथी से हिस्ट्री शुरू हो जाती थी, तो वो आदि मानव, उसके बाद रामायण महाभारत, उसके हम्म बाद बुद्ध और महावीर, हम्म उसके बाद पृथ्वीराज चौहान इत्यादि, चंद्रगुप्त चाणक्य, और फिर हम्म अकबर और अंग्रेज, और उसके बाद फिर राजस्थान जिन जिन स्टेजेज में होकर के बना, फिर हम्म। राजस्थान का थोड़ा सा इतिहास, इस तरह से होता था। दक्षिण का इतिहास पता ही नहीं था हमें, क्योंकि देश का एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में था ही नहीं। अलग अलग स्टेट होते थे, जयपुर स्टेट हम्म। है तो जयपुर स्टेट के जो स्कूल हुआ करते थे उनकी हिस्ट्री लगभग उस स्टेट तक ही सीमित होती थी। तो कोठारी कमीशन आने के बाद तो ये सारा हुआ है बेसिकली, नहीं? जो हाँ, 60s में उसके बाद कोठारी फिर कमीशन एनसीईआरटी हुआ ने ना। किताबें बनाई और हम्म पूरे एक नेशनल सिलेबस, मतलब कि उसमें पूरा देश झलकना चाहिए। हम्म। तो इतिहास को उन्होंने इस तरह से बनाया कि हम दक्षिण से परिचित हों। अब तो फिर बदल रहे हैं, वो इतिहास फिर से बदल रहे हैं, एनसीईआरटी किताबें बदली जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो फिर से हम क्या वहीं पहुंच भाई जाएंगे? इस बदलने का मकसद थोड़ा दूसरा है हम्म कि हम जो जो कुछ जो राष्ट्रीय हीरो हैं हमारे, उनसे हम्म। हमारा काम नहीं चल सकता। तो हमें अपने व्यक्तिगत हीरो ढूंढने पड़ेंगे। तो जब वो हीरो कोई था ही नहीं इनका, तो कहाँ से खोजेंगे? ये हीरो तो कोई था ही नहीं इनके पास, ये तो कभी लड़े नहीं आजादी की लड़ाई में, नहीं, कभी ये एंटर भी इनके नहीं पास किए। आप छोड़िए, देखिए जैसे पृथ्वीराज चौहान है, भले ही उसका राज सारे हिंदुस्तान पर नहीं था, महाराणा अकबर का राज भी पूरे हिंदुस्तान पर नहीं था, और महाराणा प्रताप का भी पूरे राजस्थान पर नहीं था। पर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती ना सर, अकबर और महाराणा प्रताप की कोई तुलना नहीं है, कैसे नहीं, तुलना वो की जा तुलना सकती है? तुलना तुलना नहीं है, लेकिन भाई इन्हें देखिए, जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें दुख तो होता है क्या? कि भाई जैसे सिकंदर आया, हाँ। वो थोड़ा सा सफल हुआ, उसके बाद उसका सेनापति सेल्यूकस था, वो थोड़ा सफल हुआ, वो चलो नहीं हम्म हुआ, तो उसके बाद शकहूण आए, वो थोड़े थोड़े सफल हुए। हम्म उसके बाद ये महमूद गजनवी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी, और ये सब आए, और फिर ये तुर्क वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश वगैरह चले। तो वो उस समय की परिस्थितियां थी, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। और वो राष्ट्र जैसा कंसेप्ट नहीं था। आज तो भाई साउथ इंडिया का कोई सैनिक है आपका तो वो भी लड़ने के लिए जाएगा। लेकिन हम्म। उस समय चोल साम्राज्य वाला सैनिक क्यों आएगा यहाँ पर मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए? कोई यहाँ तो जो उसकी वहां जो जरूरत राजा भी है नहीं उसको थी। लड़ना पड़ेगा। उसकी जरूरत भी नहीं थी, पर कम से कम पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, वो सतर्क रहते तो गोरी से इतनी भीषण हार नहीं होती उनकी। और एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं की वजह से ही उनको हीरो कैसे मान लें हम, उन्हीं की वजह से इन्वेजन शुरू हुआ प्रॉपरली। भाई हमें उनको तो माना नहीं हमें जा शर्म सकता। आती है ना कि हम बार बार हारे, बार बार हारे। अरे जो भी आया वो हम्म। हमें हरा करके चला गया, यहाँ जम गया।
तो शर्म तो आती है, तो उस शर्म को का फायदा उठा करके हम ये कहते हैं कि अब हम उसका बदला लेंगे, या हम कम नहीं थे, ये फलां की गलती थी इसलिए हो गया। अरे भाई, मोहम्मद गौरी को तो ये जयचंद बुला करके लाया था, हाँ, बिल्कुल बाबर को पृथ्वीराज राणा सांगा बुला चौहान। करके लाए थे, बिल्कुल। राणा सांगा बुला के लाए थे बाबर को कि चलो इब्राहिम लोदी दिल्ली में है, जरा इसकी नाक टेढ़ी कर दो थोड़ी सी। हम्म। तो ये होता ही है। हम्म। तो अब वो घाटा पूरा करना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप को आगे लाएंगे। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो मुसलमान था, हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं ये ये आप पूछना नहीं चाह रहा था बताएंगे। जो, हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं ओरिजिनल जो सवाल था वही पूछना चाह रहा था कि जब आप प्रिंसिपल थे केंद्रीय विद्यालय में, तो जिस तरीके से बच्चों का ओरिएंटेशन था, आज देख रहे हाँ हैं आप हाँ बच्चों हाँ का हाँ, ये आप, ओरिएंटेशन? हाँ, तो ये होता था कि एक प्रेयर असेंबली में हाँ। न्यूज रीडिंग का एक कार्यक्रम होता था। एक दिन इंग्लिश में पढ़ते थे, एक दिन आ, हिंदी में पढ़ते थे। अच्छा। और उसकी ड्यूटी होती थी, एक एक हफ्ते की ड्यूटी आती थी। तो वो आ, आपकी आवाज धीमी हो गई। कॉल आ रहा है, मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है। हाँ, तो वो बच्चे खुद ही न्यूज तैयार करके लाते थे, और उसमें ये होता था हम्म। कि भाई आप 1 मिनट वर्ल्ड न्यूज को देंगे, 2 मिनट इंडिया की न्यूज को देंगे, फिर आपकी जो स्टेट हम्म। की न्यूज है 1-2 मिनट उसको देंगे। तो बच्चा दुनिया से होकर के, और भारत और लोकल सब तरह की अवेयरनेस उसमें होती थी। अच्छा, अभी ठीक है, आपके ये बात तो सही है आपकी। अब आप सोचिए कि अगर आज की डेट में यही कार्यक्रम किसी केंद्रीय विद्यालय को कराना हो, तो अंग्रेजी में तो फिर भी ठीक है। हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, द टेलीग्राफ है, ऐसे तमाम अखबार हैं जिनमें थोड़ी बहुत स्पाइन बाकी है। जब उसको हिंदी खबरें पढ़ना होगा तो वो कहाँ से पढ़ेगा? हिंदी के तो अखबार ही मर गए हैं, तो कोई जिंदा हाँ, ही नहीं है नहीं अखबार। नहीं नहीं, देखिए अखबार भी मर गए। दूसरा, जो रेडियो है हम्म। उसको लोगों ने सुनना बंद कर दिया। हम लोग बच्चों से ये कहा करते थे कि भाई, जैसे मैं गुजरात में था, तो मैं रेडियो में गुजरात तो में बच्चों से प्रोपेगेंडा चल रहा है ना सर। सर, रेडियो में आज, तो भाई प्रोपेगेंडा आज चल रहा है, तो आजकल क्या आजकल सुनेंगे? चल रहा है। उस जी जी। समय ऐसा नहीं था, बिल्कुल। संतुलन बना करके रखा जाता था। जब चुनाव हम्म। होते थे तो टीवी में और रेडियो पर सब पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल टाइम दिया जाता था हम्म। कि तुम अपनी सारी बात बताओ। अब क्या सरकारी रेडियो में, सरकारी टीवी में क्या हम्म। राहुल गांधी को अपना प्रतिज्ञा पत्र या घोषणा पत्र जो है वो बताने के लिए क्या उतना ही समय दिया जाता है जितना भाजपा को दिया जाता है? बिल्कुल, कोई तो समय ही नहीं पक्षपात दिया तो जा वहीं रहा है। शुरू। हाँ, कोई देखिए समय नहीं। अमेरिका में जैसे होता है कि दोनों राष्ट्रपति के जो हैं वो अ, आकर हैं, रिपोर्टर्स उसको सुनते हैं, पब्लिक उसको लाइव देखती है, और फिर वो डिसीजन करती है कि कौन किस मुद्दे पर क्या विचार रखता है। जैसे एक ने पत्रकार ने, भाई एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो दोनों राष्ट्रपतियों हम्म। को अपने बताने पड़ेंगे कि ये विचार हैं, ये हमारी योजना है, और उसी समय जवाब देना है एक दूसरे को। तो कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर सवाल पूछ लिया जाएगा तो जो है हमारे प्रधानमंत्री बोल देंगे सनातन धर्म खतरे में। खैर, ये तो भारत में तो हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ तो जो पब्लिक है वो ही एक्सेप्ट नहीं करेगी। और भाई ऐसा है ना जो है। कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा है। जी जी। अमेरिका में भी वही स्थिति है, कमोबेश। जिस तरह से आप एक मुसलमान की लिंचिंग कर सकते हैं और हम्म। कोई बड़ा तूफान खड़ा नहीं होगा आपके अखबारों में, आपके हम्म। मीडिया में। अभी हम्म। इस अप्रैल महीने में ही ओहायो स्टेट में, जहां मैं फ्रीक्वेंटली जाता रहा हूं, अब किन्हीं कारणों से नहीं जा पाता हूं, तो वहां एक हम्म। काले आदमी को और मार डाला गया। जॉर्ज फ्लॉयड अच्छा, जॉर्ज जॉर्ज फ्लॉयड तो पहले फ्लॉयड, वाला 2020 का था, वो 2020 का। फ्रैंक टाइसन की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो हाँ हाँ, मैं ओहायो समझ में गया, हुआ समझ है। गया, समझ गया, फ्रेड टायसन की बात। हाँ, बिल्कुल सेम तो मैं सिचुएशन हुई थी जो
सेम सिचुएशन थी जोशी जी, जिसमें जो जॉर्ज फ्लॉयड की थी, उसमें हाँ भी वही उसके वही गर्दन पर बैठ गया। हाँ आई एम नॉट एबल टू हाँ ब्रीथ हाँ बोल रहा था वो, और हाँ 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 उसकी हाँ। तो फाइनली। वो मैंने आज सवेरे ही फिर फोन मिलाया। मैंने कहा भाई ये हम सुन रहे हैं, वहाँ कुछ क्या इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया है? हम्म। तो बेटे ने बताया कि यहाँ ये अक्सर होता रहता है। अक्सर होता रहता क्योंकि है। हाँ, वो बायस्ड हैं। जिस तरह से यहाँ हम हम्म हिंदुत्व के चक्कर में मुसलमानों के प्रति बायस्ड हैं, वो हमारे हम्म। दिमाग में भर दिया गया है, तो वो उसकी गतिविधि से ज्यादा हमें उसकी जाति और धर्म दिखाई देगा, और फिर हम्म। हमारे दिमाग में जो घृणा है वो काम करने लग जाएगी। बिल्कुल फिर सही बात। हमारा और घुसा। एक और खबर है, शायद आपने गौर की हो। ये अटलांटाज एमोरी यूनिवर्सिटी का है खबर, जिसमें एक प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, कैरोलिन फर्लिन। वो उनको हम्म, जो है जमीन में गिरा दिया गया, और गिराने के बाद जो है पुलिस वाले उनके ऊपर चढ़ गए और दोनों हाथ पीछे बांध दिए, और उनका सर कंक्रीट में था और दबा दिया उसको। और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में, जो फिलिस्तीन में जिनोसाइड चल रहा है अमेरिका के शह पर और इजराइल के द्वारा, हम्म। उसके खिलाफ वहां के जो नागरिक समाज है वो खड़ा हो गया। और इसके बाद वो प्रोफेसर से स्टूडेंट्स को तो खैर मारा पीटा भी बहुत है। ये प्रोफेसर साहब का देखिए आप, ये हालत क्या की है प्रोफेसर साहब की। ये देखिए, ये देखिए ब्लैक होगी, प्रोफेसर वो साहब। ब्लैक होगी। नहीं नहीं, ब्लैक नहीं है, व्हाइट है। ये व्हाइट है अच्छा प्रोफेसर सर। अच्छा और अच्छा। वो बोल रही है आई एम ए प्रोफेसर, वो सुनने को तैयार नहीं। हम्म। हम लोग कितना सुनते थे अमेरिका के बारे में कि वहां अरे बहुत प्रोफेसर्स का बहुत जलवा है, वहां बहुत नहीं पूछ नहीं है, देख, बहुत ये नहीं है, नहीं, बहुत वो वो है। देखिए, ऐसा ऐसा है कि वहां भी चुनाव जीतने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाए जाते हैं जैसे यहाँ अपनाए जाने लगे हैं। वो हम्म भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई अब क्या ग्रेट ट्रम्प। बनाओगे? सबसे बड़ी हाँ, इकोनॉमी है तुम्हारी। सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है तुम्हारी। हाँ, अब क्या ग्रेट बनाओगे? और अब चोरी से जाकर के अटलांटिक के उस पार आप जाकर बैठे हैं। आप जानते हैं कि आपके और जो है मेन जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में हजारों किलोमीटर का गैप है। और कहीं आप मध्य पूर्व में लड़ाई करवा रहे हैं, कहीं आप साउथ ईस्ट में लड़ाई करवा रहे हैं, कहीं आप भाई मिडिल ईस्ट में करवा रहे हैं लड़ाई। भाई देखिए, ऐसा है कि जो दवाइयों का उत्पादक और विक्रेता है, वो क्या कामना करेगा? अधिक से अधिक दवाइयां बिके। क्या लोग कामना बीमार हों। करेगा बताइए? हम्म। जब आप सही बात। सेवा करेंगे, लाभ कमाना आपका उद्देश्य नहीं। देखिए, क्यूबा में हम्म जो हेल्थ सिस्टम है, वो अमेरिका के कंपैरिजन में है, आप समझिए। और फ्री अच्छा। है। जब हाँ, फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री है। क्यूबा में? यस, छोटा सा देश है। हाँ, छोटा सा देश। लेकिन जब आप हेल्थ केयर को एक इंडस्ट्री बना देंगे, हम्म तो फिर आप दवा का कारखाना लगाएंगे, इसलिए कि आपको हम्म दवा बेचनी है और प्रॉफिट हम्म कमाना है। तो फिर दवा बेचना और वो प्रॉफिट आपका उद्देश्य रह जाएगा। अदरवाइज भाई आप हम्म। वो तरीका अपनाइए जिससे लोग बीमार ही ना हो। हाँ, सही बात। लेकिन तब ये होगा, दवा इंडस्ट्री ये कहेगी भाई हम तो भूखे मर जाएंगे। अगर आप ऐसा तरीका अपनाओगे कि लोग बीमार ही न पड़े, तो हमारे हॉस्पिटल में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दवाइयों की इंडस्ट्री में इतना कर रखा है, तो उसका क्या होगा? आपकी तो ये ये आपकी ये प्रॉफिट के लिए हो ही नहीं सकती। ये प्रॉफिट के लिए नहीं होनी चाहिए चीजें। आपकी बात पर ही ये जो आपने सुना होगा, एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों को हांगकांग और सिंगापुर में बैन कर दिया। वो एथिलीन ऑक्साइड जो है उसमें मिला रहे हैं। हाँ, और वो, और वो, अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वहां तो प्रतिबंधित कर दिया गया, उन्होंने देख लिया। भारत में तो हम सालों से वही खा रहे होंगे, पता नहीं हम में से कौन कैंसर का शिकार होगा मालूम ही नहीं। हमारी तो जैसे अरे जान वो की कोई वहां कीमत नहीं। वहां से आएंगे ना, तो उसका यहाँ रेपर बिकेंगे। बदल के वो आपको वो वही खिला देंगे आपको। हम्म। फेंकेंगे थोड़ी उसको।
दुनिया का सबसे फेंकेंगे बड़ा थोड़ी भाई। लोकतंत्र और उसके नागरिकों की जो जो कीमत है वो सबसे सस्ती है। ये जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हमारे यहाँ गेहूं और चावल दोनों चीजों की कमी हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल। गेहूं वाला पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया आधा, और इधर बंगाल चला गया। तो चावल और गेहूं की बड़ी कमी हो गई थी, तो वो बाहर से जो गेहूं मंगवाया जाता था, बड़ा थर्ड क्लास गेहूं लाल रंग का, और स्मेल अमेरिका आती से थी आता था। उसमें, स्मेल हुँ, आती हुँ, थी हुँ। उसमें, और राशन पर मिलता था वो। तो हुँ। वहां कैलकाटा में एक गोदाम सड़ गया, हमारे गांव के एक सेठ थे, तो हुँ, उन्होंने उस हुँ। गेहूं को फिकवाने का ठेका लिया, गेहूं को फिकवाने का, सड़ गया तो उन्होंने फिर अच्छा, उसको फिकवाया नहीं, उसको सुखवाया, उसको फिर धुलवाया, और फिर आटा बना करके बेच दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर उसके सफेद दाग हो गए यहाँ मुंह मुंह पर और हाथों पर, तो लोगों ने कहा कि ये पाप किया इसलिए कोढ़ हो गया इसको। नहीं, पाप और कोढ़ से मुझे याद आया कि ये जो है रामदेव वाला, आप आपने प्रकरण सुना होगा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये इस बात की माफी मांगी, अखबारों में भी छपा कि हमने जो बहुत सारे दावे किए अपनी दवाओं को लेकर और बीमारियों को लेकर वो झूठे थे। तो इनको भी कुछ पाप का फल मिलेगा कि ये ऐसे ही निकल जाएंगे? देखिए ऐसा है कि एक ये इस समस्या की जड़ कहाँ है, जी। क्योंकि हमारा जो सारा शास्त्र और दर्शन जो कुछ भी है, विज्ञान, वो सब कविता में है। कविता और मैं। कविता में ही है, पद्य में ही है भाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ। आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो वो श्लोक में है। हाँ, वो श्लोक में है, सही। इसलिए, हाँ, वो इसलिए है श्लोक में कि हुँ, उस समय सबके पास किताबें नहीं होती थी, हुँ, लोग अपने नुस्खे हाथ से लिख करके रखते थे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 रुपए दिए और किताब एक खरीद के ले आए, किताबें थी ही नहीं मार्केट में। हुँ, 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 हमारे नाना जी वैद्य थे, तो हाथ से लिखे हुए नुस्खे, उनके अभी डायरियां पड़ी हुई हैं, वो हाथ से लिखे हुए हैं, इतने रत्ती, हुँ, इतने तोला, इतना माशा, ये डालो, और वो पड़े हुए थे। हुँ, 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 तो वो कविता में इसलिए होता था कि आप उसको याद रख सकें। और जब आप कविता करेंगे तो भाई कवि हृदय है, तो फिर वो अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करेगा। और जब अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करेगा तो वो अगर करेले का वर्णन कर रहा तो आपको लगेगा कि घी, दूध, दही, पानी सब छोड़ दो, केवल करेला खाओ। तो ये हुँ, उसी तरह से अपनी दवाइयों के बारे में बताएंगे। हुँ, आप करेले का वो महत्व सुन लीजिए तो लगेगा कि सब छोड़ के करेला खा लो। लौकी के बारे हुँ, में बताएंगे तो सब छोड़ के लौकी खाने लग जाओ। अरे भाई, हर चीज हर आदमी के लिए एक ही मात्रा में एक ही तरह से आवश्यक नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। पता नहीं किसके लिए करेला आवश्यक है, कितना आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, किस तरह से लेना आवश्यक है, वो नहीं बताएंगे ये। हुँ, 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 बस ये शीशी ले जाओ और बस लौकी का जूस पी लो, उसके बाद अमर हो जाओगे। तो इसके पीछे एक धार्मिक कारण भी है कि हम उसको हुँ, धर्म की तरह से मानते हैं कि हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये तो हुँ, हुँ, भगवान हुँ, का वचन है। इसलिए जो हुँ, ये भगवान के दूत हैं, भगवा कपड़े पहने हुए हैं और हमारा कल्याण, हमारा स्वास्थ्य सुधारने के लिए आए हैं ये, तो वो उसको भगवान का आशीर्वाद मान करके ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये व्यापार कर रहे हैं, वो ये समझते हैं ये तो कल्याण कर रहे हैं, संत आदमी है। तो जब भी आप देखेंगे कि कोई इस तरह का व्यापार करेगा तो या गणेश जी की फोटो लगाएगा, किसी बाबा जी की फोटो लगाएगा, हाँ, किसी ये तो है। संत ने हमें नुस्खा दिया है, या ये धनवंतरी ने फलां को दिया, गणेश जी को डायबिटीज हो गई तो जामुन खाने के लिए कहा तो गणेश जी की डायबिटीज ठीक हो गई। तो वो उस तरह हुँ, से जोड़ के उसको धार्मिक बना देते हैं, तो फिर उसमें अंधविश्वास आ जाता है, और उस धर्मांधता का, उस मूर्खता का ये फायदा उठाते हुँ, हैं। इसके पीछे ये धार्मिक मनोविज्ञान चलता है, हुँ, हुँ, सांस्कृतिक हुँ, मनोविज्ञान चलता है। आप देखिए,
यूनानी है या आयुर्वेद है, भाई चीजें तो वही हैं, चीजें तो वही नहीं, हैं, वही जड़ी बूटियां हैं। सही भाई बात। जो शहद है तो वो शहद के साथ बताएगा, लेकिन उसका फारसी में कोई और नाम होगा तो हम सोचेंगे ये मुसलमानों की दवाई है। हाँ, आप समझिए, जैसे काली मिर्च है, अदरक है या लौंग हम्म। है, अगर मान हम्म। लो फारसी में उसका कोई और नाम है तो हाँ। वो कहेगा इतनी मात्रा में ये डालो, इतना ये डालो, इतना ये डालो, और उसके साथ मिला करके सेवन कर लो। लेकिन चूंकि हम्म। वो दूसरी भाषा में है तो हम समझेंगे ये मुसलमानों के ही खाने की कोई चीज है, ये हमारी चीज नहीं है, इसलिए वो यूनानी के पास जाएगा ही नहीं, जबकि उसमें वही जड़ी बूटियां हैं। हम्म। इसी तरह वैद्य जी के पास जाओगे तो वो संस्कृत नाम बताएगा, वो नुस्खे के ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखेगा या धन्वंतरी महाराज कुछ ऐसे लिखेगा तो आपको लगेगा कि ये हिंदू दवा है। भाई हलाल और झटका में क्या है? बकरा ही तो, बकरे का ही तो मांस खाओगे, और बकरे को मरना ही है, लेकिन आपने बकरा जो खाना है उसको आपने और हिंदू मुसलमान कर दिया। सही बात। तो ये बिल्कुल। इन चीजों को आप आ, इनका दुरुपयोग करोगे, लोगों को गलत तरह से समझाओगे तो ऐसी चीजों का कोई अंत नहीं। अच्छा, दवाइयां आप दवाइयां होती। आपकी उम्र ठीक ठाक है, तो आप मतलब मॉडर्न साइंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, इन सब चीजों में? भाई देखो ऐसा है जी। कि अलग अलग चीजें हैं। आयुर्वेद जो है वो हम्म। दरअसल दवा का विज्ञापन नहीं, वो विज्ञान नहीं है, हम्म। वो आयु का विज्ञान है, हम्म। कि आप जब तक जीवित हैं तब हम्म। तक किस तरह से स्वस्थ जीवन यापन करें। तो ओके। वो आपको ये भी बताएगा कि भैया घृणा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि बिना बात का टेंशन होगा। वो ये भी कहेगा हम्म। सूर्योदय से पहले उठो, देर तक मत सो, हम्म। उठ करके मंजन करो, नहाओ, 2 मिनट भगवान का नाम लो। वो हम्म। सारी चीजें आयुर्वेद में आएंगी। भाई मंजन हम्म। करना, उठना, नहाना, मैल उतारना शरीर का, ये है कि नहीं आयुर्वेद में? अब ये थोड़ी है कि जब आपको खुजली हो जाएगी तभी आप नहाओगे। अपना लाइफ स्टाइल आप उस तरह का बना करके रखिए कि आप बीमार न हो। ओके। तो ये बताया गया कि भाई श्रावण के महीने में फला चीज मत खाओ, बरसात में ये चीज मत खाओ, गर्मी में ये चीज मत खाओ, सर्दी में ये चीज मत खाओ, हम्म। रात को दही मत खाओ। हम्म। तो वो ओके। आयु का विज्ञान है कि आप बीमार न पड़े इसलिए। तो ये सभी जगह रहा है। आप देखिए जहां जो भी व्यक्ति रहता है वहां के हम्म। हिसाब से उसका खान पान तय होता है, हम्म। वहां के हिसाब से वो चीजें। आप देखिए जैसे अंडमान निकोबार है, मैं 6 साल वहां रहा, हम्म। वहां ह्यूमिड क्लाइमेट, खांसी शुमित है। जुकाम कफ नजला हो जाते हैं लोगों को। तो वहां हम्म। तुलसी, काली मिर्च, इलायची, लौंग, जायफल, तेज पत्ता खूब मिलते हैं। यहाँ आपको तुलसी लगानी पड़ती है, वहां सड़क के किनारे लगी हुई मिल जाएगी आपको। तो वो हम्म। प्रकृति ने वहां की जलवायु के हिसाब से वो चीजें बनाई हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। उसका नाम केरल में कुछ और होगा, अंडमान में कुछ और होगा, कश्मीर में कुछ और होगा तुलसी का नाम, लेकिन हम्म। जहां आप हैं वहां के लिए वो चीजें बनाई गई हैं। और आपको बिल्कुल। कोई मतलब बहुत ऐसी समस्या नहीं होगी अगर आप वहां के हिसाब से अपना खान पान रखेंगे तो। पर रामदेव साहब जो है, उन्होंने अपनी दवा कंपनी के लिए सबको एकीकृत कर दिया और अल्टीमेटली आयुर्वेद का व्यापार बना के रख दिया, और वो भी पूरा तरीके से फर्जी कर दिया काम। और ये सुप्रीम वो तो कोर्ट में वो उन्होंने करेंगे स्वीकार भी करेंगे कर। करेंगे। देखिए ऐसा है, ये आपके श्री श्री हाँ, ये भी कर रहे हैं।
श्री श्री रविशंकर। रविशंकर भी कर रहे हाँ हैं, तो जग्गी वासु देखिए, ये जो जग्गी है इन्होंने ये भी इन्होंने कर रहा है। इन्होंने एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली एक दवा बना रखी। श्री श्री ने। हाँ, और वो मेरे ख्याल से 10 मिलीलीटर की होगी तो उसका 500-400 रुपया चार्ज करते होंगे, या 200 भी चार्ज करते होंगे। अब भाई आप संत हो, आप लोगों का कल्याण करना चाहते हो, तो आप लोगों को बता दो कि भैया इसमें ये चीजें डालो, ऐसे उबालो, ऐसे ठंडा करो, और ऐसे खाने से पहले बाद में जैसे भी है ले लो। भाई आपको बना करके देने की क्या जरूरत है, लोगों को बता दो, वो 5 रुपए में बन जाएगी दवा, और हर आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसको रहस्य क्यों बना रखा है आपने? पैसा बनाने भाई की। अगर आप संत हैं, आप निर्लोभी हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कल्याण ही करने के लिए पैदा हुए हैं, तो बता दो भाई ये चीजें ले लो, उबाल लो, छान लो, कूट लो, पीस लो और खा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसको रहस्य बनाने की क्या जरूरत? रहस्य बताते क्यों समृद्धि नहीं? का रहस्य समृद्धि का रास्ता है ना उनके लिए। अगर रहस्य उन्होंने खोल दिया तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, हाँ तो कैसे देखिए, कमाएंगे? ऐसा है कि भाई ज्ञान को हमारे यहाँ बिक्री की चीज नहीं माना गया है, वो तरह तरह से उपलब्ध रहा है। देखिए आज को भाई मनुस्मृति में से कोई, अब मनुस्मृति को मनु महाराज तो पहले मनुष्य थे, अब उस समय कौन उनको पास गया, किसको दे करके गए, वो हमें तो पता है नहीं, क्योंकि वो तो पहले मनुष्य थे, मनु महाराज तो। अब वो उसमें किसने बाद में क्या जोड़ा ये हमें पता नहीं, उसमें भी उल्टी सीधी बातें लोगों ने जोड़ दी होंगी। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह ऐसा के मत ज्ञान, नहीं जोशी जी आप एक बात तो समझिए कि मनु महाराज के बाद जिसने जोड़ा, तो पूरी भारतीय परंपरा में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं आया जिसको वो उन बेशर्म चीजों को बाहर निकाल पाता। किसी को शर्म नहीं आई, किसी भाई को शर्म नहीं संस्कृत है, में किसी है को ना, तो आनी चाहिए। संस्कृत, देखिए संस्कृत में है, सबको अरे संस्कृत संस्कृत में नहीं थी, आती। नहीं संस्कृत में थी तो ब्राह्मणों को तो बाहर कर देना चाहिए था उसको निकाल करके। भाई जब आपने संस्कृत को अपनी भगवती मान लिया था, आप दलितों को पढ़ने लिखने नहीं देते थे, उनको सीखने नहीं देते थे, तो कम से कम जो खराब बात थी उनको बाहर निकाल के फेंकते। अब आज तो भाई एक कन्वीनियंट परेशान, आर्गुमेंट हो गया ना कि मनु देखिए महाराज ने ऐसा नहीं है, डाला होगा उसमें। भाई मनु महाराज ने डाला कि नहीं डाला, हम्म। सुधार कोई अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता, अच्छा, कोई गंदगी अपनी, फैला सकते हैं अपनी मर्जी से, सुधार नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से सर। भाई अपने फायदे के लिए जो होगा वो करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। बनिया कम तो लेगा, ज्यादा भाव लेगा, मिलावट करेगा, उसको पैसा कमाना है। अब पंडित जी आपको अब उनको बिना मेहनत किए, बिना खेती किए, बिना नौकरी किए सारा आराम चाहिए, तो वो अपना तंत्र बनाएंगे। बताइए कौन धार्मिक नेता जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, किस धर्म का है बताइए? किस धर्म का व्यक्ति वो मतलब चर्च में या मस्जिद में या मंदिर में या मठ में कौन खेती करता है, कौन नौकरी करता है? दूसरे ही तो उनके लिए सारा सब कुछ इंतजाम करते हैं, तो कौन अपनी सुविधा छोड़ेगा भाई? कौन अपनी सुविधा छोड़ेगा? सबको माल चाहिए। हमारे यहाँ हमारा डीए जो है वो खा गए 18 महीने का केंद्रीय कर्मचारियों का, कि कोरोना में लग गया पैसा। किसी एमपी की तो तनख्वाह नहीं रुकी कोरोना में, उसके भत्ते और अलाउंस तो कम नहीं हुए। हमारा पेंशनर्स का 18 महीने का डीए खा गए कि आपको कोरोना का टीका लगाया। भाई जबरदस्ती लगाया है तुमने, हमने तो नहीं कहा था तुम्हें। तो आपको टीका और लगाया तो लगाया, टीका का पैसा ले लिया है हाँ सरकार ने। अरे भाई 18 महीने का एरियर हमारा अब खा रखा है, वो कम से कम 20-25 हजार रुपया होगा। तो वो 25,000 रुपए टीके का भी, टीका लगाया। हाँ बड़ा महंगा टीका लगाया। अपने अपने तरफ से कहाँ से लगाया भाई? तो ठीक है। वैसे ही है, इनका क्या रोना रोया जाए। अब ये अखबार वाले अपना धंधा कर रहे हैं, रेडियो वाले अपना धंधा कर रहे हैं, टीवी वाले अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत सच बचा है, जो लोगों की आवाज है, जैसा भी उनका सुख दुख है, तो आप लोगों का जो ये ऑल्टरनेटिव मीडिया है,
इसके ऊपर भी टेढ़ी निगाह तो है, आप है लोगों तो। को ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर भी टेढ़ी निगाह है कि किस तरह से इनकी बोलती बंद की जाए, लेकिन आप जब जब तक गला नहीं पकड़ा जाए, मुंह में कपड़ा नहीं ठूंसा जाए, तब तक बोलते रहो भाई। तब तक बोलते रहो। यही हमारे सूचना संविधान ने, हमारे लोकतंत्र ने हमें सिखाया है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें यही सिखाया है कि क्या जब अंग्रेजों के सामने नहीं झुकना था तो फिर इनके सामने भी झुकने की कोई जरूरत भाई, नहीं है। जब आप अखबारों की मैं तुम्हें बताऊं, मैं अंडमान निकोबार जेल, वो अंडमान निकोबार में था तो सेल्यूलर जेल में, अब तो खैर वो एक हम्म मनोरंजन का साधन बना दिया गया है, उसको लाइट एंड साउंड शो और ये वो सब कर दिया गया है। पहले वहां लिस्ट लिस्ट लगी रहती थी कि कौन कौन यहाँ आए। तो एक उत्तर प्रदेश में अखबार निकलता था, नव भारत या पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं है। मोतीलाल थे उसके और कई संपादक थे, तो वो 4 संपादक लगातार काले पानी की सजा उनको हुई। हम्म। अच्छा। हाँ, 4 संपादकों को। और उसका जब विज्ञापन निकलता था, एक चला गया काले पानी की सजा पर, तो कि भाई पुरस्कार में अगर बहुत बढ़िया काम करोगे तो काले पानी की सजा आपको मिलेगी पुरस्कार में। ये ये वो उसकी क्वालिफिकेशन और वो जो पर्क्स और जो कुछ भी, मतलब एक पोस्ट के विज्ञापन में निकालते हैं, तो ये निकाला करते थे कि भाई अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो काले पानी की सजा आपको इनाम में मिलेगी। अब आप देख लो, अब क्या क्या मतलब कि किसी का 20 करोड़ का घर है संपादक का। भाई हमने सही तो बात। नहीं देखा। हमारे फूफा जी भी, ये जो विश्वामित्र अखबार निकलता है कैलकाटा से हिंदी का, वो उन्होंने ही हम्म। शुरू किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की बातें हैं ये। तो हम्म। उन्होंने उन्होंने शुरू किया था वो, ये जो खेतड़ी में आए थे ना विवेकानंद, तो वो वही उसी उसी स्टेट से थे वो। अच्छा राजस्थान में ही अच्छा। है खेतड़ी, खेतड़ी नगर। खेतड़ी के महाराजा ने नाम दिया था नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया था, उनकी जाने में भी हेल्प की थी। खेतड़ी में तांबे की खाने हैं शायद ना। हाँ, यस यस, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वहां पर। हम्म। तो चलिए उसी ठीक है स्कूल में भी जोशी रहा जी। हूँ मैं। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो मतलब कि आ, अखबार वगैरह जो हैं वो इस तरह के नहीं थे पहले। कुछ न कुछ अब बहुत मिशन था बदलाव। उनका, कुछ बिल्कुल जिम्मेदारी अनुभव करते थे। अब तो वो इंडस्ट्री है भाई, पैसा कमाना है उनको। और वरना बिल्कुल। देखिए अब अडानी जी को न्यूज चैनल की क्या जरूरत पड़ गई भाई, रे अपने और धंधे करें, पैसा कमाओ। लेकिन हम्म ये सत्ता पाने का एक रास्ता है, ये भी सत्ता तक पहुंचने का एक टूल है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई परोपकारी संगठन हो, या बिल्कुल। अखबार हो, ये सत्ता तक पहुंचने के रास्ते हैं। और हम्म। पैसे वाला आदमी घुसेगा तो अगर मान लीजिए आपको साहित्य की और इतनी फिक्र है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने सारी मैगजीन्स क्यों बंद कर दी, ये बताइए। सही धर्मयोग बात। हिंदुस्तान, सारिका, माधुरी, कादम्बिनी, सब। वो नंदन और पराग, वो सब बंद कर दिए आपने। क्यों बंद कर दिए? हम्म। तो साहित्य से, संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इनसे कोई उम्मीद भी मत कीजिए, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है भाई। अखबार में कुछ पढ़ने लायक होता नहीं है, बस ठीक है, घर में अखबार आता है, आता है बस, कोई महत्व तो नहीं है उसका। मेरे यहाँ टीवी हम्म भी नहीं है, 3 बच्चे हैं, तीनों के पास ही टीवी नहीं है। कोई ओलंपिक होता है, कोई एशियाड होता है, कोई टेनिस का कुछ होता है, तो वो अपना वो केबल वाला कनेक्शन ले लेते हैं और लैपटॉप पर देख लेते हैं। किसी के यहाँ टीवी नहीं। पढ़ना हो तो किताबें पढ़ लो, कोई खास चीज देखनी है तो उसका पेमेंट कर दो, देख लो। पीछा बिल्कुल। छुड़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टे को आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। सही बात। ये ठीक है बहुत रमेश जी। जरूरी है। हाँ, ठीक है भाई, धन्यवाद, खुश ठीक रहो। ठीक। हाँ बातचीत आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। हाँ, चलो, किसी को तो दुख दर्द सुनाने का मौका मिला।